हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस साइंस बायोलॉजी की क्लास 9 को कवर करेंगे और आज हम लोग देखेंगे श्वसन रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी में श्वसन रेस्पिरेशन 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज है ब्रीथिंग, दूसरा स्टेज है गैस एक्सचेंज, तीसरा है गैस परिवहन और चौथा है कोशिकीय श्वसन। ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज और गैस परिवहन, इनको तीनों को कहा जाता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और कोशिकीय श्वसन को कहा जाता है आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। आगे हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट, कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। एटमॉस्फेयर में हवा है, हवा से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारा लंग्स फेफड़े में पहुंचता है। उसके बाद ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। ऑक्सीजन का परिवहन किसको कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को। अब यहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू ऊतक में जाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन सेल में जाता है और सेल में है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपका कहाँ पे पहुंच गया ऑक्सीजन? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमारे शरीर में पहले से रोटी है, ग्लूकोज है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर और एनर्जी। अब आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकलेगा, जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर सेल में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा टिश्यू में और टिश्यू से जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा फेफड़ा में। जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। ऑक्सीजन का जो हम लोग सांस जब लेते हैं, ऑक्सीजन का लेना और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसको कहा जाता है ब्रीथिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना। फिर लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन का ब्लड में पहुंचना और ब्लड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में पहुंचना, यह कहलाता है गैसीय विनिमय। ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों गैसों का एक्सचेंज। फिर है आपका ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंचना और टिश्यू से ऑक्सीजन सेल में पहुंचना, और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से टिश्यू में जाना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में जाना, यह आपका कहलाता है गैसीय परिवहन। ये पूरा आपका क्या कहलाता है? गैसीय परिवहन। फिर है यहाँ पर जो ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन मिलता है और आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये आपका कहलाता है कोशिकीय श्वसन। तो यही श्वसन रेस्पिरेशन के 4 स्टेज हैं: ब्रीथिंग, गैसीय विनिमय, गैसीय परिवहन और कोशिकीय श्वसन। आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन में देखेंगे। अब है आपका पहला है आपका ब्रीथिंग, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका फेफड़ा है और फेफड़े के अंदर ये जो गोली गोली है, ये है आपका एल्बुलाई। इसको हिंदी में कोपिका कहते हैं और इंग्लिश में एल्बुलाई कहते हैं। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्या है। फिर यहाँ पर आपका है, ये है आपका डायफ्राम। इसको कहा जाता है चेस्ट और पेट को अलग करने के लिए मांसपेशी परत है, या चेस्ट को और पेट को अलग करती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो ये फेफड़ा है फूल जाता है, तो ये जो डायफ्राम है यह यहाँ पे आ जाता है। इसकी जो सतह हो जाती है वो चपटी हो जाती है और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं फिर से ये अपनी जगह पहुंच जाता है, ऐसे गोलाकार में। अगर डायफ्राम आपका रुक जाए, टूट जाए, तो आप लोग सांस लेना हम लोग बंद कर देंगे। तो श्वास लेने छोड़ने की बड़ी भूमिका कौन निभाता है? डायफ्राम निभाता है। यहाँ पर देखिए, श्वास लेना, एयर, हवा की अधिक मात्रा लेने से लंग्स का आयतन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स का आयतन है वो बढ़ जाता है और आकार बढ़ जाता है जब हम लोग श्वास लेते हैं। अभी हम लोग आगे देखें कि श्वास लेने की गति में डायफ्राम की गति नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए चपटा हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ये देखिए डायफ्राम है, यहाँ पे था, जब हम लोग सांस लिए तो हमारा फेफड़ा जो है वो फूल जाता है, तो जो डायफ्राम है ये आपका नीचे की तो ओर चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए श्वास छोड़ना, जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो जो लंग्स है उसका आकार घटने लगता है, आयतन भी घट जाता है, तो जो डायफ्राम है इसकी गति ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। फिर से ये देखिए गुम्बद आकार का ऊपर की ओर फिर से आ गई ये। तो डायफ्राम जब हम लोग सांस लेते हैं तो चपटा हो जाता है
और सांस छोड़ते हैं तो पहले अपने पुनः अपने स्थान पर गुंबद आकार में आ जाती है। नेक्स्ट है आपका नोट। समान व्यक्ति समान ब्रीथिंग, समान व्यक्ति समान जो ब्रीथिंग करता है 500 ml हवा ग्रहण करता है। मतलब एक बार जब ब्रीथिंग करता है जो समान व्यक्ति वो 500 ml एक बार में हवा ग्रहण करता है। जब हम लोग एक सांस लेते हैं तो इसमें 500 ml हम लोग ग्रहण कर रहे हैं हवा। और समान व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है। 1 मिनट से 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है। अगर एक आंसर लिखना है तो आप लोग 16 लिखेंगे। अब यहाँ पर ब्रीथिंग जो है उसका फिगर बनाया गया, फिगर के माध्यम से बताया गया है। ये है मनुष्य, ये है मनुष्य का नोज और यहाँ पे है तालू, ये है मनुष्य का मुख। यहाँ से जब ऑक्सीजन श्वास लेता है मनुष्य तो ये आपका आता है यहाँ पे, और यहाँ पे है मुख, भोजन कर रहा है तो ये आ गया फूड पाइप में। तो यहाँ पे जब दोनों मिलते हैं तो इसको कहा जाता है ग्रसनी, इंग्लिश में बोले तो फ्रीनिक्स। ये है आपका फूड पाइप, इसको कहिए ग्रास नली या फूड पाइप। यहाँ पे आपका भोजन आ गया और जो हम लोगों ने श्वास लिया ये आपका श्वास नली में आ गया। श्वास नली इसको बोला जाता है, ट्रैकिया बोला जाता है या विंड पाइप बोलिए। यहाँ पर है ये आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का हम लोगों ने क्या काम था ये भी हम लोग देखा था। एपिग्लोटिस का काम होता है जब हम लोग भोजन करते हैं तो कहा जाता है कि भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। तो एपिग्लोटिस अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो ये बंद रहता है, तो भोजन इसमें नहीं जाता। लेकिन जब आप लोग बोलेंगे तो ये खुल जाता है, तो भोजन कुछ इसके अंदर चला जाता है, वाइड विंड पाइप के अंदर, श्वास नली के अंदर। तो वो अचानक खांसी आती है तो विंड पाइप उसको बाहर निकालता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो ये है आपका एपिग्लोटिस और यहाँ पर है आपका स्वर तंत्र रिलिक्स। जो हमारी श्वास नली है विंड पाइप है, यहाँ पर सी आकार का रिंग उपस्थित है। देखिए सी आकार का, तो यहाँ पर क्या उपस्थित है, सी आकार का रिंग उपस्थित है। अब जो हमारी विंड पाइप है ये 2 भागों में टूट जाती है। जो ये टूटती है इसको कहा जाता है श्वसनी, बोन काई, इसको कहा जाता है श्वसनी। फिर 2 भागों में टूटती है तो इसको कहा जाता है आपका श्वसनिका, बोन कियो। और फिर यहाँ पे ये जो ऐसे गोलाकार बना है ये है आपका एल्बुलाई, इसको इंग्लिश में एल्बुलाई कहते हैं और हिंदी में आपका कूपिका कहा जाता है। ये हो गया आपका फेफड़ा, लंग्स। अब हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो फ्लो चार्ट है यहाँ पे देखिए। ऑक्सीजन नोज के माध्यम से इंटर करता है, फिर फ्रीनेक्स में जाता है, फिर ट्रैकिया में श्वास नली में जाता है, फिर श्वसनी में जाता है, उसके बाद श्वसनिका में जाता है, उसके बाद फेफड़ा के एल्बुलाई कूपिका में जाता है। वहीं पर श्वसन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसको नोट्स। कूपिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ट्रैकिया में उपस्थित से निर्मित सी आकार रिंग पाई जाती है। जो ट्रैकिया में ट्रैकिया के उपस्थित होने से जो श्वास नली है उसमें सी आकार की रिंग पाई जाती है, जो कि हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकता है। अगर हवा की अनुपस्थिति है तो जो श्वास नली है उसको चिपकने से कौन रोकता है, सी आकार रिंग रोकता है। और यह कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है, श्वास नली में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गैसों का विनिमय, गैसों का एक्सचेंज। ये कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है, एल्बुलाई में होता है। यहाँ पर देखिए आपका जो छोटा सा ऐसे गोला आकार था उसको हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा बना दिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन आता है जब हम लोग सांस लेते हैं, और यहाँ पे है आपका ब्लड। तो ऑक्सीजन आपका कहाँ पे मिल गया, ब्लड में मिल गया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो गैसों का विनिमय, विसरण, डिफ्यूजन, एक्सचेंज इसी को कहते हैं। यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, ये आपका हार्ट है, ये आपका 4 पार्ट में बंटा है, ये आपका बॉडी है, ये लंग्स है, यहाँ पे जानिए एल्बुलाई है। ऑक्सीजन इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यही है आपका गैसों का विनिमय। यहाँ पर नोट है, जब हवा में कई गैस होते हैं, हवा में आपका नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे
वो फिल्टर तो लगा नहीं है कि हाँ ऑक्सीजन ही जाना चाहिए, नाइट्रोजन नहीं जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाना चाहिए। जब हम लोग सांस लेते हैं सारे गैस जाते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो जितने भी गैस हैं सारे गैस जाते हैं। तो जो सांस लेते हैं तो सारे गैस पहुंच गए, और जब सांस हम लोग छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% निकलता है, ऑक्सीजन 16% निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकलता है। मतलब नाइट्रोजन जब इंटर किया तब भी 78% था और बाहर निकला तब भी 78% है, मतलब इसका कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन जब शरीर में गया तो 21% था और बाहर निकला तो 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में गया तो 0.03% था और बाहर निकला तो 4%। तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की 5% की कमी हुई और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि समझा पाऊँ, अगर समझा पाती हूँ तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट है आपका गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारा शरीर है, शरीर के अंदर गैस आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो गैस का जो ऑक्सीजन गैस है, सॉरी गैस नहीं, ऑक्सीजन जो गैस है इसका परिवहन 98% हीमोग्लोबिन करता है। जो ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड में 98% कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन 70% बाइकार्बोनेट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन है, मान लिया हीमोग्लोबिन के सामने दो कंडीशन पड़ता है, एक जगह ऑक्सीजन रहता है और एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन आपका रसगुल्ला मान लीजिए है और ये ऑक्सीजन वाइफ है और कार्बन मोनोऑक्साइड गर्लफ्रेंड है या पड़ोसन मान लीजिए। तो हीमोग्लोबिन किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है दम घोटू गैस, तो ये खतरनाक होता है। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो इससे जो मनुष्य है उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। जैसे अगर बंद कमरे में अंगीठी जला दिया जाता है तो बहुत सा केस सुनाई देता है कि उनकी दम घुटने से मौत हो गई। जो टायर होता है मोटरसाइकिल का, अगर उसके टायर को जलाया जाता है तो उसके आस पास अगर हम लोग टहलते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है, तो जलता है जो टायर, तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर हीमोग्लोबिन है उसके पास दो कंडीशन है, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वह जाना पसंद करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। नेक्स्ट है आपका कोशिकीय श्वसन। देखिए ग्लूकोज हमारे शरीर में नोटी ग्लूकोज है C6H12O6। सबसे पहले यह रिएक्शन करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और बनाता है पाइरूबिक अम्ल, और यहाँ पर 2 ATP 2 एनर्जी भी बनता है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, या इसको कहिए EMP पद, क्योंकि इस रिएक्शन को देने वाले का जो नाम था वो था EMP, इसलिए इस रिएक्शन को EMP पद भी कहा जाता है। मतलब ये रिएक्शन अगर ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है तब भी ये रिएक्शन होता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यह रिएक्शन जब माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाता है तब यह बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका 36 ATP। अगर पूछा जाए कि कोशिकीय श्वसन में कितना टोटल ATP बनता है तो टोटल बनता है 38, क्योंकि 2 यहाँ पे बना और 36 यहाँ पे बना, तो टोटल हो गया 38। और इस रिएक्शन को कहा जाता है क्रेब्स चक्र। और टोटल रिएक्शन को कहा जाता है, कैसा रिएक्शन है? ये आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कट 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 कैटाबॉलिक। अब हम लोग देखेंगे श्वसन अंग, मतलब श्वास लेने के लिए कौन सा मनुष्य या जानवर क्या यूज करता है। जैसे स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप यह श्वसन कहाँ से करते हैं? फेफड़ों से करते हैं, लंग्स से करते हैं। नेक्स्ट है आपका अमीबा और युग्लिना, यह शरीर की सतह बॉडी सरफेस से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है आपका केचुआ, केचुआ श्वसन करता है त्वचा स्किन से। नेक्स्ट है आपका काकरोच, काकरोच हुआ या कोई कीट हुआ वह श्वसन करता है, उसके शरीर में स्पाइकल छिद्र पाया जाता है, उसी से वह श्वास मतलब स्पाइकल छिद्र श्वास नली पाई जाती है, उसी से वह श्वसन करता है। नेक्स्ट है आपका मछली, मछली श्वसन करती है गिल्स से, गलफड़ों से।
नेक्स्ट है आपका मेढक। मेढक श्वसन करता है, या दोनों जगह पाया जाता है, पानी में भी रहते हैं और मिट्टी में रहते हैं। पानी में रहेंगे तो लंग्स से श्वसन करेंगे और मिट्टी में रहेंगे तो स्किन से श्वसन करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज है, जैसे हम लोग कभी कभी ज्यादा कुछ कर देते हैं, उठा देते हैं, या कुछ बैडमिंटन खेल लिए या कुछ कर लिए, तो हमारा वहाँ पे दर्द करने लगता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे ये आपका रसगुल्ला है, ठीक है, और यह जिम ज्वाइन किया, और जोश में उसको जो वहाँ पे ट्रेनर रहते हैं, ट्रेनर, उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर दौड़ना है, और यह पहला दिन था तो इसको जोश में इसने 5 किलोमीटर दौड़ लिया। अब यह घर पे गया, घर पे सो गया, और जब सो के उठा तो इसके शरीर में जहाँ घुटनों में, पैरों में जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर दर्द हो रहा है। अब दर्द क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे देखते हैं, श्वसन है नॉर्मल, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, और इसका ये थोड़ी ना कि जल्दी ढेर सारा ऑक्सीजन ले लेंगे एक बार में, लिमिट रहता है कितना ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तेजी से भागना स्टार्ट करता है, या मतलब एकदम तेजी से कोई कार्य किया जाता है तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो तो उतनी ही रहती है ना जितनी शरीर में डेली आती है। अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई और ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ही है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है। अब जब कर लेता है, उसके बाद जब घर जाता है, सो के उठता है, तो उसका जो जॉइंट्स है वहाँ पर जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। अब उससे जब धीरे धीरे ऑक्सीजन जहाँ पे जॉइंट वहाँ पहुँचता है ऑक्सीजन, तो वहाँ पे दर्द होता है। जब उसको हटाने का, लैक्टिक एसिड को हटाने का काम ऑक्सीजन करता है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे होने लगती है शरीर में, लगातार तो हुई नहीं, अब जब धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जब जमा हो गया, अब ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में हो रही है, तो लैक्टिक एसिड को हटा रहा है, तो उससे जॉइंट्स जो है वहाँ पर दर्द होता है, इसीलिए हमारे जॉइंट्स पे दर्द होता है। लेकिन अगर ये डेली अभ्यास करेंगे, एक दिन दौड़ने पे तो दर्द करेगा, लेकिन अगर ये लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी प्रैक्टिस बन जाती है। लेकिन एक दिन करने से कोई काम तो वो तो भारी लगता ही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।